तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के केस बेस्ड क्वेश्चन है आज, ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, पहला केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है अपना। ये आप देख सकते हैं कि ए सिंथेसिस, यहाँ पे ये इस तरह से एरो लगा रखा है, और ये इस तरह से आप देख सकते हैं सिंथेसिस हो रही है। डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो ए डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क इज शोन अबव, answer the following questions based on that. Why does DNA replication occur in such small fork? पहला क्वेश्चन ये पूछे कि why does DNA replication occur in such small fork? ठीक है। पहले तो इसका what is the synthesis B, what is A synthesis and B synthesis? तो देखो भाई A synthesis हमारी क्या है, लीडिंग सिंथेसिस है। पहले हम ये सिंथेसिस समझा देते हैं आपको, ये क्या है। ए सिंथेसिस में आप देख रहे हैं कि सिंथेसिस लगातार क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है। डीएनए सिंथेसिस लगातार हो रही है। डीएनए सिंथेसिस मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए सिंथेसिस क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। भाई डीएनए सिंथेसिस इस तरह भी चल रही है और डीएनए सिंथेसिस इस तरह भी चल रही है, दोनों तरफ चल रही है। ये हमारा एक तरह से ओरी होता है, या रेप्लिकॉन बोल सकते हो उसको आप। तो डीएनए रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में चल रही है। डीएनए इस तरफ भी खुल रहा है और डीएनए इस तरफ भी खुल रहा है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन दोनों तरफ चल रही है। और रेप्लिकेशन फॉर्क हमारी यहाँ पर दोनों तरफ है। और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बहुत सारी होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन, जो आपकी प्रोकैरियोट्स में ओरी होता है वो एक ही होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर थाउजेंड ऑफ ओरी होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन हमारी क्या होती है, बाई डायरेक्शन होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है, इसलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। और एक स्ट्रैंड क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूस बनता है, दूसरा स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस बनता है, इसलिए इसको हम सेमी डिसकॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूस, दोनों तरफ हो रही है ना डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है बात, बोलिए। यस सर। तुम्हारी जो ए सिंथेसिस है वो है लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो आपको पता है कि लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस क्या होती है, चाहे यू कैरेट हो चाहे प्रो कैरेट हो, बेसिक मैकेनिज्म तो सेम ही है दोनों के अंदर। तो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस जो है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस क्यों होती है, क्योंकि जिस तरफ डीएनए आपका खुल रहा होता है उसी तरफ ये सिंथेसिस चल रही होती है, उसी डायरेक्शन में ये सिंथेसिस चल रही होती है। अगर आपका स्टैंड 5 to 3 है और नीचे वाला स्टैंड आपका 3 to 5 है, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इज कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस। ठीक है। और तो मतलब डीएनए आपका इस तरफ खुल रहा है ना, देखो, तो उसी तरफ ये वाला स्टैंड मतलब आपका 3 to 5 होगा। डीएनए एप्लीकेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है, और ये वाला स्टैंड आपका 3 to 5 है। ये दोनों आपके पेरेंटल स्टैंड है, आपको पता है अच्छी तरह से। और ये वाली एप्लीकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में चल रही है, और ये उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस तरफ डीएनए ओपन हो रहा है। डीएनए ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, देखो, मतलब अगर इसमें इस डायरेक्शन में देखें तो इस तरफ। ठीक है। तो बी सिंथेसिस आपकी क्या है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस, या इसको हम बोल सकते हैं लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, जहां पे डीएनए टुकड़ों में सिंथेसाइज होता है। क्योंकि हर बार जब डीएनए खुलता है तो पीछे एक गैप बच जाता है, और डीएनए को बार बार आरएनए प्राइमर, यहाँ पे बार बार आरएनए प्राइमर ऐड करना पड़ता है, और डीएनए सिंथेसिस फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होती है। डीएनए सिंथेसिस टुकड़ों में सिंथेसाइज होता है डीएनए, तो इस ऐसे टुकड़ों को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। बेसिक मैकेनिज्म में सारा क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस क्या होती है, डिसकंटिन्यूस। इसीलिए इसको हमें, इस डीएनए एप्लीकेशन को हमें क्या बोलना पड़ता है, सेमी डिसकंटिन्यूस। क्लियर है बात। मेंशन द पोलैरिटी एट ए एंड बी। तो ए और बी की पोलैरिटी क्या आपको देखो ये पता होना चाहिए, मैंने पोलैरिटी आपको बता दी है 5 to 3, देख रहे हैं आप। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होते हैं 5 to 3।
क्लियर है बच्चों बात? पोलैरिटी यस क्लियर है? सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, इसका भी हो गया। अब पूछा है कि व्हाई डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन सच स्मॉल फॉर्क? डीएनए रेप्लिकेशन यही इस फॉर्क में क्यों होती है, मतलब इस रेप्लिकेशन फॉर्क में ही डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होती है, ये पूछ रहा है वो। बताइए। बिकॉज डीएनए यहीं पे तो ओपन हो रहा है ना, बिकॉज डीएनए अनवाइंड्स at this point at this point and both strands of the DNA are separated to each other। यही वो पॉइंट है जहां पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट है। तो जब वो सेपरेटेड है तभी तो वो नया स्ट्रैंड बना पाएंगे ना। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये डायग्राम फेडेड है, कोई बात नहीं, इसमें हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं हम लोग। ठीक है। तो AUG, यहाँ पे कुछ कोडोन्स नाम दिए गए हैं आपको, GAG, और ये भी कोडोन ही आपको मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे उन्होंने, ये जो नंबर्स आपको दिए हैं यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और आई थिंक आपको कोडोन तो दिख ही होंगे, AUG, UUU, GAG, UAC, UAA। तो मतलब ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए है आपका। एक हाइपोथेटिकल मैसेंजर आरएनए इन्होंने आपको अपनी तरफ से दिया है जिसमें 12 कोडोन है, इज शोन अबव। हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाय दिस, जस्टिफाई योर आंसर, ये बोल रहा है देखो। तो अगर आप देखिए 1 2 3, और यहाँ पे तो खैर इन्होंने नाम नहीं दिया उसको, देखो बीच में इन्होंने मिस कर दिया इसको, ये जानबूझ के इन्होंने मिस किया है यहाँ पे। मतलब ये कोडोन दिए हैं यहाँ पे 4 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे बीच में 6 कोडोन दिए इन्होंने, जिसके उन्होंने बेस पेयर नहीं मेंशन किए, बस उन्होंने बता दी कि हाँ जी नंबर दे दिए कोडोन के, 10 11 12 कोडोन आपको दिए हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है। बट अगर आप लास्ट वाला कोडोन देखें, ये वाला कोडोन देखें UAA, ये आपका एक टर्मिनेशन कोडोन है। हाँ, टर्मिनेशन कोडोन है ये। क्या है आपका टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन बोल लो आप इसको। तो ये तो कोड नहीं करता है अमीनो एसिड के लिए, इसका मतलब ये जो हमारे 11 हैं ये कोड यस करेंगे। सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11। 11 अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय 11 कोडोन यस सर। एज 12th कोडोन इज स्टॉप स्टॉप कोडोन कोडन। विच डोंट कोड्स फॉर अमीनो एसिड। स्टॉप कोडोन हमें पता है कि वो कोड नहीं करता, वो आपने लिखना है कि इट डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड्स। इसका काम टर्मिनेशन करना होता है, स्टॉप करना होता है फोटोसिंथेसिस, आपके ट्रांसलेशन को, सॉरी। तो मेंशन द ड्यूल फंक्शन ऑफ द कोडोन AUG। AUG का ड्यूल फंक्शन क्या है? हम सबको पता है कि AUG हमारा इनिशिएटर या स्टार्ट कोडोन है हमारा, स्टार्ट कोडन। यहीं से ट्रांसलेशन शुरू होती है। तो बेसिकली इसके ड्यूल फंक्शन क्या है? पहला ड्यूल फंक्शन क्या है कि इट इज अ स्टार्ट कोडोन और इनिशिएटर कोडोन। इट कोड्स फॉर मेथाइनिन। यस। और सेकंड क्या है? इट कोड्स फॉर मिथाइनिन। तो ये इसके दो फंक्शन है, ड्यूल फंक्शन है। अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है और इनिशिएटर या स्टार्ट कोडोन की भूमिका भी निभाता है, मतलब यहीं से ट्रांसलेशन शुरू होगी। ठीक है। हो गया क्लियर? बोलिए। यस सर। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से इसको देखना है। और ये आप अगर देखें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस में से। तो कोई भी पिक्चर में से, कोई भी एनसीईआरटी की पिक्चर में से भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम बेस्ड केस बेस्ड, और 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 5
केस बेस्ड क्वेश्चन की तरह तो नहीं, बट 5 मार्क्स क्वेश्चन में डायग्राम भी आ सकता है, तो डायग्राम से मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं बेसिकली। तो ये ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम है, आपको पता है। एफ मैटर अगर आपको यहाँ दिया है तो समझ लीजिए कि ये प्रोकैरियोट में ही मिथाइलिन क्या होता है, फॉर्माइलेटेड होता है, आपको पता होगा। यस सर। मिथाइलिन फॉर्माइलेटेड है, तो ऐसा तो आपके प्रोकैरियोट के ट्रांसलेशन के दौरान ही होता है। यूकैरियोट का मिथाइलिन फॉर्माइलेटेड नहीं होता। खैर, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, ये देखिए आप। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबाउट डायग्राम, व्हाई इज द चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर एसेंशियल इन ट्रांसलेशन। चार्जिंग का होना क्यों जरूरी होता है? चार्जिंग का मतलब क्या होता है? सर जॉइनिंग ऑफ अमीनो यस, एसिड्स टू ट्रांसफर आरएनए। इसको एडेप्टर, हम एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। यस सर। चार्जिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ओवर ट्रांसफर आरएनए। अगर वो ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फिर वो ट्रांसलेशन के लिए कैसे लेके जाएगा, और बिना अमीनो एसिड के तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा फिर। ठीक है ना? चार्जिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ओवर ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए की किस पार्ट से बाइंड करता है आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ पे जाके आपका अमीनो एसिड बाइंड करता है। ठीक है? और पहला अमीनो एसिड मिथाइन नहीं होता, अभी हमने पढ़ा। ठीक है? यस सर। ओनली दैट, ओनली देन ट्रांसलेशन कैन स्टार्ट। तो ट्रांसलेशन, राइबोसोम भी है आपका, मैसेंजर आरएनए भी है, बट अगर आपका ट्रांसफर आरएनए लेके नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन होगी कैसे स्टार्ट? ठीक है? तो सर इसलिए स्टार्टिंग जरूरी होती है। यस, बोलिए। सर इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो खुद से तो कोडोन्स को रीड नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांसफर आरएनए ये काम करता है। यस, बिल्कुल। ट्रांसफर आरएनए ये काम करता है, और ट्रांसफर आरएनए का काम ही यही है ना, ट्रांसफर करना, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना, वो एडेप्टर की भूमिका निभाता है। सर। उसका तो रोल तो खैर है ही है ना। ट्रांसलेशन को होने के लिए आपको पता है कि ट्रांसलेशन को होने के लिए 3 तरह के आरएनए चाहिए मोस्टली। वैसे तो और भी चाहिए, आपने पढ़ा था स्प्लाइसिंग वगैरह जो होती है उसमें स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हमने पढ़े थे, स्प्लाइसोसोम वगैरह पढ़े थे। पर 3 आरएनए तो चाहिए ही चाहिए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए। तीनों में से अगर एक भी कम हो गया तो फिर आपको पता ही है, ये तो राइबोसोम में ही होता है, ये भी चाहिए। ट्रांसफर आरएनए अगर है तो मैं, अगर मैसेंजर आरएनए नहीं है तब भी ट्रांसलेशन नहीं होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। वेयर डज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर इन ए बैक्टीरियल राइबोसोम। अब देखो ये पूछ रहा है आपसे, तो आपको याद होगा अपने जो राइबोसोम का डायग्राम पढ़ा है, उसमें ऐसे अपने डायग्राम पढ़ा था ना, याद है आपको? यस सर। और इसमें आपने ये कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, ये आपने साइट्स पढ़ी थी राइबोसोम के अंदर होती, राइबोसोम के ऊपर 4 साइट्स होती हैं, ई पी ए। ठीक है? आई होप आपको याद हो गया, आ गया होगा इसको यस देख के। सर। और ये तो खैर यहाँ पर आप ये जो इतनी बड़ी साइट देख रहे हो, ये मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट। मैसेंजर। तो ईपीए, ई का मतलब क्या होता है? एग्जिट साइट। ए का मतलब क्या होता है? एग्जिट। एक्सेप्टर साइट, यहाँ से एक्सेप्ट करता है वो, ट्रांसफर आरएनए को यहाँ से एक्सेप्ट करता है। कोई भी ट्रांसफर आरएनए जब एमिनो एसिड लेके आता है तो उसको यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज वो जगह होती है, पी साइट वो जगह होती है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्लियर है बात? यस सर। पी साइट is the site where peptide bond is formed, where peptide bond is formed, bond is formed। और एग्जिट साइट से ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल जाता है। और चौथी साइड जो होती है उसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट। तो राइबोसोम पे 4 साइट होती है, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है बात? वेयर पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली बनाता कौन है, आपको ये भी मैं बता दूं। 23 एसआरएनए जो होता है राइबोसोम के अंदर, जो एक सब यूनिट के अंदर एक आरएनए होता है 23 एसआरएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स,
और 28 एसआरएनए जो यूकैरियोट का राइबोसोम होता है, ये दोनों, ये प्रोकैरियोट के अंदर और ये यूकैरियोट के अंदर, ये दोनों आरएनए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की भूमिका निभाते हैं। याद है आपको? यस सर, राइबोजाइम। यस, दे विल एक्ट। अगर आपका आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। प्लस वन में भी पढ़ा था आपने ये आरएनए के अंदर। अगर आपका आरएनए कैटलिस्ट की तरह, बायो कैटलिस्ट की तरह, मतलब एंजाइम की तरह बिहेव करता है तो ऐसे आरएनए को हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। तो 23 एसआरएनए और 28 एसआरएनए, ये 28 एसआरएनए यूकैरियोट का और 23 एसआरएनए प्रोकैरियोट का। इस तरह से आपको आंसर देना चाहिए प्रोफेशनली, फिर मार्क्स कटने का कोई भी चांस नहीं रहता। ठीक है? तो राइबोसोम के अंदर ये जो, यस सर। और आपको पता है ये लार्ज सब यूनिट के अंदर होती है ना? 70, ये 70 राइबोसोम में होता है और आपको पता है ये 80 राइबोसोम में होता है। क्लियर है? 70 राइबोसोम यस सर। यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट के अंदर तो दोनों होते हैं, 80 भी होता है 70 भी होता है, बट प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ 70 होता है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम वो आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और किस जगह पे बनाते हैं? पी साइड पे। क्लियर? तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाते हैं ये। यस सर। हो गया क्लियर? तो ये आपके आज 3 क्वेश्चंस थे, और इसको आप शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? और वीडियो को लाइक भी करेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। कल हमने एक इवोल्यूशन के क्वेश्चन के केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको। ओके।